वेलकम बैक। सो हम बात कर रहे हैं आईएमएफ की 11 कंडीशंस पे। पावर सेक्टर की भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट कंडीशनैलिटी जो है वो आईएमएफ ने कहा है कि इनको प्राइवेटाइज़ करें। और एक और बड़ी बात जो कि पाकिस्तान के 70% लोग जो कि 1 यूनिट से 200 यूनिट्स तक कंज्यूम करते हैं, आईएमएफ ये चाहती है कि आप इन लोगों को बिस्प के थ्रू सब्सिडाइज़ करें और जो पावर में सब्सिडी मिल रही है वो ख़त्म की जाए। मैं सनाउल्लाह साहब से पूछूंगा, सनाउल्लाह साहब ये तो बड़ी सिग्निफिकेंट मामला है। लोग क्या करेंगे अगर जो हमारा बिल्कुल बड़ा तबका जो कि कम यूनिट्स कंज्यूम करता है और उनको सब्सिडाइज रेट्स मिलते हैं, तो उनके लिए तो बिजली का मसला पड़ जाएगा अगर ये सब्सिडी ख़त्म कर दी जाती है तो। काशिफ, मैं पहले इधर जाने की बजाय ना मुबीन आरिफ भाई हैं हमारे छोटे, उनकी एक बात की तरफ जाता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है कि एनएफसी में अगर कोई शेयर कम होता है तो इनके बकौल पीटीआई विल सपोर्ट। मुबीन मुझे करेक्ट कर सकते हैं, इनकी बातों का यही मतलब था, क्योंकि इनकी भी एक सूबाई हुकूमत है। सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो खैर उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुबीन आरिफ पीटीआई से कह रहे हैं कि वी विल सपोर्ट, इसको प्रोविंसेस का जो शेयर है वो कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए मुबीन? मैं कोई गलत बात पीटीआई सपोर्ट करेगी? आप बात करने को जी मुबीन साहब नहीं, मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपकी बातों से लग रहा है कि पीटीआई सपोर्ट करेगी सूबों का शेयर अगर एनएफसी अवार्ड में कट होता है। मुझे अपनी मेरी पार्टी के अंदर अभी तक इसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई है। मेरी एक जाती राय है और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इस तरह होना चाहिए। ठीक है, चलें, ये तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम असूली बात को सपोर्ट करें। वो काशिफ साहब जो आप बात कर रहे थे ना, मैं उसका आपको बता दूं ये हुआ क्या है पाकिस्तान के साथ पावर सेक्टर में। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान को तबाह किया है समंदर से गहरी दोस्ती और पहाड़ों से ऊंची दोस्ती। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे यहाँ जो 2015-16 में पंजाब में कोयले के और RLNG के पावर प्लांट लगाए गए जो आज सारे बंद पड़े हैं, उन्होंने हमें तबाह किया। हम अपनी कैपेसिटी पेमेंट का बड़ा हिस्सा चाइना को या RLNG जो इंपोर्ट कर रहे हैं हम अपने कतर से, जिनसे हमारे बिजनेस जो ताल्लुकात हैं ज़ाती, उनको हम पे कर रहे हैं। आज RLNG जो मंगाई जा रही है जिन पावर प्लांट के लिए वो बंद पड़े हैं, वो RLNG अब इंटरनेशनल प्राइस पे डोमेस्टिक कंज्यूमर को दी जाएगी। तो ये गलत पॉलिसियाँ हैं और इन गलत पॉलिसियों की इंक्वायरी होनी चाहिए और देखना चाहिए ये कौन लोग जिम्मेदार हैं और उनको बाकायदा उनको एक्सपोज करना चाहिए। वरना ये मुल्क हम कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे रहेंगे, जी ठीक है ये हो गया, अब लोग सोलर पे चले गए हैं 12-12.5 हज़ार मेगावाट पे। क्यों गए हैं भाई? ये भी तो सोचे ना। आपने इतनी गलत पॉलिसी बनाई, लोगों की कैपेसिटी नहीं है बिजली का बिल पे करने की। भाई पाकिस्तान में 42% से 45% गरीब लोग रहते हैं और ये वो गरीब हैं जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन नीचे हैं। तो आपकी पॉलिसी गलत है, आप अपने ज़ाती वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये सारा कुछ करते हैं। तो आप ये देखें ना 2015-16 में ये मुबीन आरिफ आपको भी बता सकते हैं कि किसने ये पावर प्लांट लगाए और क्यों लगाए गए। जब और उस वक्त के जो पावर सेक्रेटरी थे यूनुस डागा साहब, उन्होंने लिखा है ख़त, उनको विद इन 24 आवर्स ओहदे से हटा दिया गया कि ये आप कैपेसिटी पेमेंट के सर्कल में फंस जाएंगे। आज आप बात करते हैं कि गरीबों को, भाई इस मुल्क में गरीब छोड़ा आपने, बाकी किसको छोड़ा है? आपकी मिडिल क्लास आपने ख़त्म कर दी है, लोअर मिडिल क्लास ख़त्म कर दी है। 2 क्लास इस मुल्क में रह गई हैं, अपर क्लास और एक गरीब आदमी। तो और इसमें तबाही आपकी पावर सेक्टर ने और आपकी गलत पॉलिसियों ने की है। तो सनाउल्लाह साहब, ये इस सारे डिबेट में अगर डिस्कोज प्राइवेटाइज होना शुरू हो गई तो इससे किसको फ़ायदा होने वाला है? फिर भाई बात डिस्कोज की नहीं है, डिस्कोज को तो बहुत पहले प्राइवेटाइज हो जाना चाहिए था। उससे होगा क्या? डिस्कोज ने पावर बिजली कहाँ से लेनी है? उन्होंने कोई सस्ती तो नहीं बेचनी ना, उनकी जो कॉस्ट पड़ेगी उसके हिसाब से देनी है। प्रॉब्लम यह है कि आपकी लागत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग आपकी बिजली लेने के लिए तैयार नहीं है, आपकी डिमांड कम हो रही है। आपकी इंडस्ट्री में जाएं, इंडस्ट्री चली आपकी सारी सोलर पे जा रही है, आपका 90+% आपका जो ट्यूबवेल है वो सोलर पे चला गया है। आपका ऑफ ग्रिड आप खुद बता रहे हैं इतनी ज़्यादा, मेरी इतलात है कुछ 6 से 7 हज़ार मेगावाट तो ऑफ ग्रिड है, इतनी आपकी नेट मीटरिंग पे है। अब आप एक और नई पॉलिसी ला रहे हैं कि नेट मीटरिंग को डिस्करेज करने जा रहे हैं। 2 तरह की तलवार लटका रहे हैं उनके ऊपर। एक रेट आप 26 रुपये से नीचे ला के 11-12 रुपये पे ला रहे हैं, साथ में आप उनकी जो लाइसेंस की मुद्दत है वो कम कर रहे हैं, साथ में आप कह रहे हैं कि आप वो जो आपके यूनिट हैं वो नहीं होंगे बल्कि प्राइस पे सारा कुछ होगा। तो मतलब आप करना क्या चाह रहे हैं? एक दफ़ा एक पॉलिसी लेके आते हैं, लोगों को आप इंकरेज करते हैं, फिर आप चंद दिन बाद आप उसको डिस्करेज करते हैं। तो ये तो आपका फेलियर है।
अवाम का क्या कसूर है? उसकी सजा जी आप जी अपनी मैं नाकामी की सजा पाकिस्तान की अवाम को देते हैं। जी जी मैं अमार के पास चलूँगा। अमार, ये जो एनर्जी सेक्टर में हो रहा है, मतलब एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि एनर्जी कॉस्ट की वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पहले गैस पे गई, फिर कोल पे गई, अब सोलर पे जा रही हैं। लेकिन एक एनर्जी कॉस्ट मेजर इशू था। हमने 2012-13 में एक बहुत बड़ा सर्वे किया था इंडस्ट्रीज़ का, और उसमें ये सबसे टॉप पे चीज़ थी कि जी हम एनर्जी कॉस्ट ही अफोर्ड नहीं कर पाते, हमने एक्सपोर्ट क्या करना है, हम एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री को देख रहे थे। तो ये एनर्जी सेक्टर फिर किस तरफ जा रहा है? मतलब ये तो प्राइवेटाइजेशन की तो बात कर रहा है आईएमएफ, और कह रहा है सब्सिडी ख़त्म करो। देखिए, एनर्जी सेक्टर में काफ़ी रिफॉर्म हुए हैं और चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं, मगर इसमें एक जो चीज़ हम भूल जाते हैं वो ये है कि हमारा एक बड़ा शौक है हर चीज़ की एक फिक्स प्राइस रखने का, हर चीज़ की एक ऐसी कीमत रखने का जो कि कोई भी अफोर्ड ना कर सके। अभी मैं आपको बताऊं, अगर मार्जिनल कॉस्ट के हिसाब से बात करें, साउथ में हमारे पास तकरीबन 4,000 मेगावाट के प्लांट हैं जिनकी मार्जिनल कॉस्ट कोई 15 रुपये है। यानी कि अगर आप वहाँ पे इंडस्ट्री लगाएं तो उस इंडस्ट्री को, वहाँ की सारी इंडस्ट्री को 15 रुपये बिजली दे सकते हैं, जो भी एडिशनल बिजली कंज्यूम करें। मगर वो आप नहीं देते क्योंकि वो कहते हैं कि जी एक पॉलिटिकल इशू बन जाता है वो, कि जी सस्ती क्यों मिल रही है। सस्ती नहीं मिल रही, वो जहाँ जहाँ पे जिसकी कंपेरेटिव एडवांटेज है आप उसको उसके हिसाब से दो। नॉर्थ में या आपको सेंट्रल वाले रीजन में अगर वो वाले प्लांट नहीं हैं जिससे 15 रुपए की जनरेट हो सकती, तो साउथ में जो है आप प्रोडक्शन ज़्यादा करें ताकि वहाँ से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, वो आगे करें। हम ये कहते हैं कि जी अगर कोई भी ग्रो नहीं कर सकता, किसी को भी ग्रो नहीं करने दो। तो ये जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना हमें देखने की ज़रूरत है, उसको यूनिफॉर्म प्राइस है, कि पूरे मुल्क में आपने एक ही प्राइस रखी हुई है। अगर कोई घर थर में है, थर के बराबर में कोई 2200 मेगावाट 2400 मेगावाट बिजली जनरेट हो रही है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तकरीबन मार्जिनल कॉस्ट जो उसकी है वो 4.5-5 रुपये है, वो जो थर का जो मिट्टी में जो घर है वो भी 60 रुपये की बिजली ले रहा होगा, और जो लेट्स से कि सियालकोट में आपके घर है, कराची में घर है, वो भी 60 रुपये की बिजली ले रहा होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो जहाँ पे जितनी प्रोड्यूस हो रही है लोकेशन के हिसाब से कीमतें होनी चाहिए ताकि हर किसी की कंपेटिटिव एडवांटेज निकल सके, वरना हर किसी की अगर हमने एक ही कीमत रख दी तो कोई भी कंपेटिटिव नहीं होगा। ये सारी बात है। तो जी कीमत, जी दिस इज मोर ऑफ अ प्राइसिंग इशू रादर देन एनीथिंग एल्स। जी जी मैं मुबीन साहब के पास चलूँगा। मुबीन साहब, आप तो एमएनए हैं और आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ होता है। ये बताएं कि ये सब्सिडी अगर ख़त्म कर दी जाती है, जो हमारा कंज्यूमर ज़ीरो 1 से लेके 200 यूनिट तक कंज्यूम करता है, तो इसका आप पे क्या असर पड़ने वाला है फिर? हमारे पे तो जी कोई असर नहीं इसका पड़ता। इसका असर तो उन्हीं पे पड़ेगा जो बुलंदो बाग दावे करते थे कि हम 300 यूनिट तक फ्री कर देंगे, सब्सिडी तो चलें। अब दोबारा वाली बात है ना, अब तो ये इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आप डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो पहले मेरे भाई ने एक बात की और दूसरी ये अमार साहब ने बात की। अमार साहब इस मुंह उठाता है, पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगा देता है, और पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत है कि अगर आपने वाकई सही मानों के अंदर पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करना है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर दो तरह की एक्सपोर्ट्स हैं, एक वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स है और एक होम ग्रोन एक्सपोर्ट्स। मैं गुड्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, जो वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स हैं उसका चंक पाकिस्तान में बड़ा ज्यादा है, जो पहले इंपोर्ट करते हैं फिर एक्सपोर्ट करते हैं। उनकी उस हद तक बात तो बिल्कुल ठीक है, वो सारी की सारी इंडस्ट्री जो है वो बॉर्डर्स पे ही होनी चाहिए, जो इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट्स होती हैं वो खास तौर पे कराची में ही होनी चाहिए, या फिर अगर किसी दूसरी साइड से कोई रॉ मटेरियल आ रहा है। पाकिस्तान के अंदर देखें, कोई भी इंडस्ट्री है, चाहे वो लोकल कुछ बेच रही है, एक्सपोर्ट कर रही है, उसके तीन तीन मेजर इनपुट्स होते हैं। एक होती है उसका रॉ मटेरियल, दूसरा होता है जो उसका लेबर, और तीसरा होता है उसकी एनर्जी। लेबर पाकिस्तान के अंदर दुनिया की सस्ती तरीन मुल्कों में से पाकिस्तान एक मुल्क है जिधर लेबर बड़ी सस्ती दस्तयाब है। रॉ मटेरियल की जो प्राइसेस हैं वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कमोडिटीज जो है वो चलती रहती हैं, बराबर ही मिलती हैं, वो हर जगह दस्तयाब होती हैं सेम प्राइस के ऊपर। अगर अपने मुल्क में हो जाए तो उसका एक थोड़ा कम्पिटिटिव एज होता है, वो मजीद सस्ती मिल जाती है, फ्रेट कॉस्ट कम पड़ जाती है, और भी बड़ी दो चार चीजें। लेकिन तीसरी एनर्जी, पाकिस्तान के अंदर दुनिया की महंगी तरीन एनर्जी अभी कैप्टिव पे जाते हैं, फिर कुबे लोग जाना शुरू हो जाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये कोई कारोबारी आदमी का एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे शिफ्ट होना कोई मामूली खर्चा नहीं है। ये उस बेचारे की जमा पूंजी लग जाती है जो उसने 3-4 साल के अंदर कमाए होते हैं, उस एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जब वो शिफ्ट होता है, ये बहुत है ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। और पाकिस्तानी इंडस्ट्री जो है वो वाकई, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पिछले चंद सालों से तो यही बेचारे कभी ये कभी वो कभी
ट्राई ही मार रहे हैं, उनको तो समझ नहीं आ रही। और एक्सपोर्ट के अंदर वो कैसे compete करेंगे जो है वो दूसरे मुल्कों को, इंडिया को, चाइना को, वियतनाम को, जब हमारी बिजली एनर्जी इतनी महंगी है कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही नहीं उनसे मैच हो सकती। और बाकी ये जो आपने पावर वाले सेक्टर की बात की, हमने एक मिलके 3 4 5 MNA हैं, हमने ना एक एनर्जी कॉकस बनाया हुआ है। तो हम नेपरा से, CPPA से, ये जितने हैं डिस्को से, हम काफी, हमने कोई साल डेढ़ इसके ऊपर बड़ा टिका के काम किया। ये इतनी लंबी डिबेट है, इतनी लंबी डिबेट है, आप इसके ऊपर पूरा दिन बैठे हैं तो ये डिबेट जो है वो खत्म नहीं होने वाली। डिस्कोज की, फिर आपकी प्राइवेटाइजेशन कैसे होनी चाहिए, पूरी डिस्को प्राइवेटाइज करनी है या आपको पर फीडर प्राइवेटाइज करना चाहिए, आपको लोड शेडिंग कैसे करनी चाहिए, फीडर ट्रिप करना चाहिए, ट्रांसफार्मर पे जाके करनी चाहिए, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होनी चाहिए, आपकी जो है वो। अभी ये मजे की बात है कि पेशावर के अंदर, KPK के अंदर, पूरे के अंदर एक ही पेस्को है। अभी हजारा वाली बनी है, नहीं पता नहीं अभी चालू हो गई है कि नहीं। अभी जो है वो नए जो कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो हो रहे हैं, पावर परचेज एग्रीमेंट जो हो रहे हैं KP गवर्नमेंट के और फेडरल गवर्नमेंट के, उसके अंदर एग्जिट क्लॉज है। वो पक्की पक्की बिजली नहीं ले रही ना उनसे, वो जो पावर परचेजिंग एजेंसी है। ये अपनी बिजली आम छोटे कारखानों को भी बेच सकते हैं, ये जब से कानून के अंदर तरमीम आई है। लेकिन अभी पहले जो हमारा स्वाबी वाला खेती के अंदर प्रोजेक्ट था, वहां पे 5 6 जो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उन्हें जो हमारा पावर प्लांट है KP गवर्नमेंट का और फैक्ट्रियों तक डिस्ट्रीब्यूशन तो पूरे सूबे के अंदर पेस्को की है ना जी। वो जो लाइनें बिछी हुई हैं 132 वाली, 220 वाली, 66 KV वाली, ये सारी पहले वो 3 रुपए व्हीलिंग के ले रहे थे। अभी वो व्हीलिंग अलाउ ही नहीं कर रहे डिस्को वाले। डिस्को जो है वो व्हीलिंग ही नहीं अलाउ कर रही। उन्हें पता है कि अगर मैंने व्हीलिंग अलाउ कर दी तो डिस्को का नुकसान नहीं है। नुकसान सिर्फ क्या है कि वो पाकिस्तान के वो जो पावर वाली मिनिस्ट्री है उसका नुकसान है कि उसकी बिजली कौन खरीदेगा। पहले तो डिस्को उसकी बिजली खरीदती हैं जो है, और जो है वो और वो आगे बेचती है। अगर वो KP गवर्नमेंट या किसी प्राइवेट इंडिपेंडेंट जो है वो पावर प्लांट से बिजली खरीदना शुरू कर देंगे, आम डायरेक्ट कंज्यूमर्स, तो वो फिर किस तरह पॉसिबल है जी कि जी, लोग हम महंगी वाली मुबीन बिजली साहब खरीदेंगे। पावर लोग सेक्टर पे लगता है हमें एक सेपरेट प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। क्विकली एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये भी थी कि जी उन्होंने कहा है कि जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट ज़रूर जमा कराएगी टैक्स रिटर्न्स के साथ। सनाउल्लाह साहब के पास चलूँगा। सनाउल्लाह साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? सर बेसिकली ये तो करप्शन को रोकने के हवाले से एक था, और ये पुरानी शर्त थी जिसमें इन्होंने रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज करके उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन ये पहले भी जितनी ब्यूरोक्रेसी है आपकी जो वो बता रहे हैं 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक की, ये पहले भी मोस्टली जो लोग हैं फाइलर हैं, मतलब है कि फाइलिंग में अपनी सारी चीज़ें वही उन्होंने डिक्लेयर करनी है। और जो भी करप्शन से पैसा इकट्ठा किया जाता है वो अपने नाम पे तो कोई भी नहीं रखता। तो मेरे ख्याल में मैं अब आखिरी बात करने जा रहा हूँ, पाकिस्तान में अगर करप्शन ख़त्म करनी है तो ये एंटी करप्शन के जितने इदारे हैं, मैं तो इस नतीजे पर पहुँचा हूँ इन सबको ख़त्म कर देना चाहिए और डिजिटलाइजेशन पे जाएं। उससे बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। करप्शन की एक बड़ी वजह भी ये इदारे हैं, और आपने देख लिया पिछले दिनों FIA के कितने लोग करप्शन पे, कितने सीनियर लेवल के लोग जो हैं फारिग हुए हैं या पकड़े गए हैं, एक्सपोज हुए हैं। फिर आपके सूबाई एंटी करप्शन के इदारे, ये मुबीन को पता है, ये इलेक्शन लड़ते रहते हैं, इनको पता है वहाँ क्या हालात हैं, किस तरीके से। आपके बाकी डिपार्टमेंट देख लें जिनमें है, और हमें जो मुख्तलिफ रिपोर्ट, अब एक रिपोर्ट आने वाली है आइंदा 1 माह के दौरान एंटी करप्शन के हवाले से। पाकिस्तान में सबसे बड़ी बुराई जो है वो करप्शन है, और उसकी वजह बहुत सारी वजूहात में एक एंटी करप्शन के इदारे भी हैं, क्योंकि उनकी मिली भगत के बगैर करप्शन नहीं हो सकती। तो इन इदारों को ख़त्म कर दें और डिजिटलाइजेशन के पे जाए। मैं कहता हूँ एक दिन ख़त्म करें, आपको 1 महीने के बाद रिज़ल्ट मिल जाएगा। सही है, सही है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जी, वो शुगर सेक्टर की लिबरलाइजेशन की बात हो रही है। वो कह रहे हैं जी गवर्नमेंट जो है वो अब इस सेक्टर से बाहर निकल आए और जो गन्ने की ख़रीद है उसकी प्राइस क्या सेट करनी है उस चीज़ को मार्केट पे छोड़ दे। मुबीन साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? किसान बेचारा तो मारा नहीं जाएगा? देखिए, किसान तो पहले ही मर रहे हैं। पहले इन्होंने कहा था कि IMF के मर्जी के मुताबिक इन्होंने उससे डीरेगुलेट किया गंदम को।
गंदम नहीं खरीदी गई किसान से, 2000 की गंदम बिकी पूरे किसान की। लेकिन बाद में क्या हुआ है, बाद में जब शॉर्टेज आई है गंदम की, दोबारा वही पंजाब हुकूमत जो है वो डंडे उठा के जिम्मेदार के पीछे जो है वो तो नहीं गई, वो जो बेचारे स्टॉक की हुई थी जिन जिम्मेदारों ने उनके पीछे चली गई, चले अपने गोदाम खाली करें। आज भी गंदम का रेट जो है 3500, 3600, 3700, 4000 तक भी बिकी है, 4500 तक भी बिकी है। मुझे ये बताएं ये किस तरह की इनकी पॉलिसीज है? डी रेगुलेट इन्हें हर चीज करनी चाहिए, हर चीज फ्री मार्केट इकोनॉमी बनानी चाहिए। अगर आप आईएमएफ की इनकी रिपोर्ट पढ़े ना, तो उसके अंदर बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है उसका 48% की वैल्यू के एसेट सिर्फ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है वो उनके पास है, उनकी मालकियत है, उस पाकिस्तान के जीडीपी के 48% के बराबर। तो हमारी इकोनॉमी तो फ्री मार्केट इकोनॉमी है ही नहीं, सारी की सारी मुझे तो कैपिटल इकोनॉमी ही लगती है, सारी चीजें सरकार ही चला रही है। बेहतर है करे, लेकिन सही मानों के अंदर करे। अगर गंदम को किया था तो फिर गंदम के जमींदार को अपनी सूबे से बाहर बेचने की भी इजाजत हो, मुल्क से बाहर बेचने की भी इजाजत हो, एक्सपोर्ट की भी इजाजत हो। इसी तरह गन्ने के जिम्मेदार को भी गन्ना एक्सपोर्ट करने की भी इजाजत हो। वो जिस फॉर्म में चाहे अपना गन्ना बेचे, जिधर मर्जी बेचे, एक्सपोर्ट करे, वो उगाए वो ना उगाए, मतलब उसे बिल्कुल आप जो है वो बाइख्तियार बनाओ ना। ये तो नहीं है ना कि शुगर मिलें पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है और आप उन्हें डीरेगुलेट कर दो, और दूसरी तरफ जो है उन अगर गन्ने की एक्सपोर्ट को अगर कोई जिम्मेदार किसी भी फॉर्म के अंदर एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसके ऊपर अगर कोई पाबंदियां तो वो भी साथ हटानी चाहिए, जिम्मेदार को भी फिर खुद मुख्तार करें। जी जी, डी रेगुलेशन उसी वक्त काम करती है जब मार्केट फेयर होती है। नाजरीन, हमने डिस्कशन की आईएमएफ की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे, और नतीजतन कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त आगे आ रहा है, क्योंकि अगर टैक्स के टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे और पावर सेक्टर से सब्सिडीज़ ख़त्म करनी होंगी, तो इसका सारे चीज़ों का बोझ जो है वो आवाम पे पड़ेगा। दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो प्रोडक्टिव हो जाए, एक्सपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो जाएं, और हम कुछ ना कुछ ग्रोथ जो है वो इकॉनमी में लेके आएँ, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।